वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेंस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी को दृष्टिगत रखते हुए आज आप लोगों के सामने बिहार भूगोल का एक बहुत ही शानदार और स्पेशल एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आपको 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी इसके पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबका यहाँ पे संग्रह पेश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस पेश किए जाएंगे उस सब में अप टू डेटेड डाटा को यहाँ पे ऐड करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये सेशन आपको न सिर्फ 67वीं बीपीएससी पीटी वाले कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं पीटी, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और साथ साथ जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी समान रूप से फायदेमंद होंगे। ये पूरा सेट आपको पूर्वावलोकन जो घटना चक्र आता है उस पर आधारित है, लेकिन इसमें बहुत सारे नए इनपुट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बतला दूँ, चूँकि इस वक्त मैं बाहर हूँ, अपने रूम पर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा आपको नॉइजी हो सकता है, लेकिन उसको आपको नज़रअंदाज कीजिएगा। लेकिन आपको वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। 4 ऑप्शन है, 5 एक ठो ई वाला जो है उसको मिला दीजिएगा तो आप कुछ ऑप्शन हो जाएगा। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा मैदान, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी 2018 में सवाल पूछा गया था। इत्मीनान से सोच लीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करके अपने ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और खड़गपुर पहाड़ी जो है ये प्राचीनतम जो धारवाड़ क्रम है, धारवाड़ श्रेणी का क्रम का जो पहाड़ है उसका भाग है खड़गपुर पहाड़ियाँ, तो सबसे प्राचीनतम है। जबकि रोहतास वाला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिंद श्रेणी वाला हो जाएगा। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो हो जाएगा ये शिवालिक श्रेणी का हो जाएगा, जो कि तृतीय क्रम का पहाड़ है। और उत्तर गंगा मैदान तो आपको पता है कि ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा जो सबसे नवीनतम है। तो ये जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम कौन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, इसी में से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि 2 जुलाई 2019 को बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। ये क्वेश्चन आपको 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इत्मीनान से देख लीजिए। इसका आंसर है पटना, कैमूर, मतलब ऑप्शन है पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। तत्कालीन ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इसके प्रखलन के लिए विशेषज्ञों ने, खोजकर्ता ने 2018 में संकेत दिया था कि वहाँ बिहार में एक महापाषाणिक राज्य है, और वहाँ पे गए थे खोज करने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अभी पहला प्रश्न ही था, धारवाड़ जिला वाला था, उससे क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 64वीं में आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसके डेटा के आधार पर यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से किस हिस्से में भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, और मैंने बताया था खड़गपुर पहाड़ियाँ, क्योंकि ये एक धारवाड़ श्रेणी का हिस्सा है और अब सबसे प्राचीनतम में से आता है इस ऑप्शन के आधार पर, ठीक है ना। अब उसको यदि आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक अगले साल यहाँ पे 65वीं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, उसको आप बना लीजिएगा। खैर ऑप्शन आपने देख लिया होगा, तो मुंगेर तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि खड़गपुर पहाड़ियाँ यहाँ पे है। उसके साथ साथ जमुई और नवादा, यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा धारवाड़ वाला, तो बिहार का ये तीनों जिला इसमें धारवाड़ श्रेणी के अंतर्गत पहाड़ों में आ जाता है, जो प्राचीन माना जाता है। जबकि रोहतास जो है बिंद श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आपको धारवाड़ का हिस्सा नहीं होगा। तो इस आंसर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ये 66वीं बीपीएससी का सवाल पूछा गया है 2020 में, ठीक है। इत्मीनान से देख लीजिए, मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। देखिए बिहार में जो मिट्टी का प्रकार 3 प्रकार का होता है, पिगमेंट्स या बोल सकते हैं आपको दलदली भूमि। ये मुख्यतः आपको जो है पश्चिम चंपारण वगैरह जिलों में पाया जाता है। तराई मिट्टी जो कि नेपाल से जले सटे जिलों में पाया जाता है, ठीक है ना।
और तीसरा टाइप का हो गया गंगे जलोढ़, जो गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। तो 3 तरह का गंगे जलोढ़ मिट्टी हो गया, एक तराई वाला मिट्टी हो गया, और एक हो गया पिट्समेंट स्वैप, या जिसको आप दलदली भूमि कहते हैं। तो ये चंपारण के सटे मतलब जिलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सवाल आपको 66वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बलान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इत्मीनान से सोचिए, यह सवाल भी आपको 63वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनपुन। देखिए, आप यदि बिहार के मैप को देखिएगा, आप जब भी बिहार का भूगोल पढ़े हैं, भूगोल में कोई भी पढ़े तो मैप को पढ़ेगा, तो कुछ इस तरह का मैप होता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कोई स्केलिंग तो नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये पे, ठीक है ना। तो गंगा निकल के यहाँ से बीच से गुजरती है, और पटना कहीं यहाँ पर हो जाता है, पटना आसपास, ठीक है ना। और ये जो पुनपुन नदी है, ये आपको मतलब कि आपको झारखंड की तरफ से आती है, औरंगाबाद जिला से निकलती हुई और प्रवेश करते हुए पटना के बाद इस तरफ जाते हुए यहाँ पर फतुहा कहीं पर है, यहाँ पर आप पटना मान लीजिएगा, ये आपका पटना यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे पटना मान लीजिए। तो पटुहा के बाद आगे जो फतुहा है, यहाँ पे आपके ये पुनपुन मिल जाती है। ये सवाल आपको पूछा गया था। और पुनपुन की जो सहायक नदी है वो है आपको कौन है? तो मोरहर है और दरगाह है। पुनपुन की सहायक नदी है आपको मोरहर और आपका दरधा नदी हो गया। तो इस चीज़ों को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और पुनपुन निकलती कहाँ से है? तो छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? 66 बीपीएससी 2020 में सवाल पूछा जा चुका है। इत्मीनान से देख लीजिए कि गंगा किस मतलब कि प्रमंडल के जोड़े से नहीं मिलती है। दरभंगा पूर्णिया तो मिलेगा ही, आपको पता है मुंगेर वगैरह में, दरभंगा में है ही। पूर्णिया भागलपुर से भी निकलती है, तिरहुत सारण से, लेकिन कोसी मगध ये नहीं, आपको इस जोड़े में गंगा नहीं है, ठीक है ना। कोसी क्षेत्र में है, ठीक है, आप खगड़िया वगैरह मान सकते हैं, लेकिन मगध क्षेत्र में आपको गंगा नहीं आ जाएगा। तो इस आधार पे इसका ये हो जाएगा, ये जो एग्जैक्ट ये जो है ना मगध। अब फिर पटना को आप मत देखिए, पटना का तो अपना अलग प्रमंडल हो गया, मगध प्रमंडल अलग है, ठीक है ना। अब पुराने मगध से मत जोड़ के देखिएगा, नए की बात यहाँ पे की जा रही है। पुरानका मगध में तो पटना था ही, उसका राजधानी पाटलिपुत्र, लेकिन उसको आपको नहीं जोड़ना है, नए वाले की बात की जा रही है। तो कोसी मगध जो जोड़ा है, यहाँ पे आपको गंगा नदी नहीं बहती है। सवाल को कई तरह से तोड़ मरोड़ के आपको पूछा जाएगा, लेकिन एक बार यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये बिहार वाला सेक्शन, और बिहार सेक्शन आपका निकल गया ना 20, 25 या 30 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं। मैं 25 भी मान के चलता हूँ, 20-25 के बीच में। और उधर आपका हिस्ट्री वगैरह निकल गया, करंट निकल गया, साइंस निकल गया। इत्मीनान से आप का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, ये आप समझ के लीजिए। तो बिहार वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 21, 17, 12, 6 इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जिलों से गंगा नदी बहती है, ठीक है ना। अब 12 जिला कौन कौन से हैं? तो पटना मतलब आपको बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, उससे पहले आपको मतलब कि एक लखीसराय हो जाएगा, ठीक है ना, और भागलपुर, कटिहार। इन जिलों से कुल 12 जिलों से जो है ये गुजरती है गंगा नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये सवाल भी पूछा जा चुका है 65वीं बीपीएससी में, पूरा करंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पटना, भागलपुर, बेगूसराय, कटिहार, इनमें से कोई नहीं से एक से अधिक। तो पटना में जो गंगा नदी का प्रवाह है सर्वाधिक होता है, और कितना है? तो यहाँ पर 99 किलोमीटर गंगा बहती है पूरे पटना जिला में, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे कहाँ पर बढ़ती है? तो भागलपुर में। भागलपुर में आपको 97 किलोमीटर बढ़ती है, तो 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये 99 किलोमीटर पटना के साथ सर्वाधिक पर बहती है गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर से प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी है? फिर से आपको बिहार के मैप पर, जो मेरे पास एक रफ मैप की डाटा है वो मैं ले चलता हूं। इस तरह से आप देखिएगा, बिहार का मैप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। इसको ये स्केल पर नहीं है, तो इसको आपको लिखा है। तो गंगा यहाँ से निकल कर इस तरह से बहती है। अब क्या पूछ रहे हैं सवाल, देखिए, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों से कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? मतलब क्या उत्तर की ओर प्रभावित होना कि आपको दक्षिण से निकलकर उत्तर जाएगा, मतलब कि आपको नीचे से आएगा, ये उत्तर हो गया, तो नीचे से आकर इस तरह से आएगा, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब उत्तर, ये ऊपर नेपाल वाला क्षेत्र से आपको इस तरफ प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल क्या आपको पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपको बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से प्रभावित होगा तभी उत्तर की ओर जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो कुछ कंसेप्ट आपको खुद से क्लियर करने होंगे, ठीक है ना। 10, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार में जलवायु की जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG, AW, CAW, CBW, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CWG, जबकि थॉर्नवेट के अनुसार हो जाता है CAW हो जाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये 63वीं पूछा गया सवाल है। 11, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़,
उसके बाद है आपका प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण इन जिलों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको नवीन जलोढ़। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सीवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसको आप वैसे भी मार सकते हैं। आपको पता है कि जो पूर्णिया तरफ का है वहाँ पे इसका उत्पादन सर्वाधिक होगा, तो इस आधार पे पूर्णिया हो जाएगा। चलिए, कुछ डाटा हमारे पास जो है 2020-21 का डाटा है, उसकी आर्थिक समीक्षा 2020-21 का जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत रखता है। और कितना रखता है? 81.34% रखता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का डाटा है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है और बिहार आपको दूसरे स्थान पर है। लेकिन आप देखिए कितना गैप है। बिहार में कितना उत्पादन हो रहा है? तो 8.67%। फिर भी ये बिहार दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान पर आपको असम करता है। और बिहार में कौन है? तो आपको ये आपका पूर्णिया जो है इस तरह पर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सीवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। शायद ये तो हम लोग भी बता ही दिए थे 12 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 का तो डी हो जाएगा, 2 बार आ गया क्या? 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, उत्तरी कोयल। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल। हुआ क्या था कि 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पलामू जिलों में गए थे और वहाँ पे उत्तर कोयल, जिस पर मंडल डैम की परियोजना लिखी थी। अच्छा, इससे बिहार के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो औरंगाबाद, गया और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई उपलब्ध होगा। ये कौन? उत्तरी कोयल पर जो मंडल बांध की परियोजना की नींव रखी गई है। और आगे चलकर फिर इसका कोई उद्घाटन भी करेंगे तो उस समय भी आपको सवाल पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बिहार का बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। कोसी, सोन, गंडक, कमला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो त्रिवेणी नहर आपको गंडक, अब नहर से हो गया, नदी से हो गया, पहाड़ों की भूस्तरीय संरचना होगी, ये सब आपको डिटेल से जाके पढ़ना है। यहाँ तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपका बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। लेकिन एक बार आपको सब्जेक्टिव देख लेना है किसी बिहार स्पेशल बुक से, ठीक है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर के लिए कैमूर जो है सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। इसको आप लोग भी बना सकते हैं। अनुपम झील आपको बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में है, ठीक है ना। और यह झील जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। और देख लीजिए सांभर झील कहाँ पर हो जाएगा? तो आपको राजस्थान में हो जाएगा। कामा झील आपको कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको हरियाणा में। और सुखना झील, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। सुखना झील, हाँ सुखना झील आपको चंडीगढ़ हो जाएगा, कामा झील आपको हरियाणा और सांभर झील आपको कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। 17, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। तो इसको आप भी अपने कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि बिहार का जो उत्तर भाग है, उत्तरी भाग है, वो हमेशा बाढ़ के लिए फेमस है। और 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं बिहार के। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है? बिहार के क्षेत्रफल में क्या है? कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? ये सवाल भी देख लीजिए आप इत्मीनान से। इस पर कुछ और डाटा हमारे पास है, उसको मैं शेयर करता हूँ। ये सवाल पूछा गया था 2018 में, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो उस समय का डाटा था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए था, 60% था। अब 60% कैसे बनता है? तो उस समय जो ये बन रहा था वो लगभग 59.34% बन रहा था, इतना क्षेत्र में बोया गया था। लेकिन जो करंट डाटा है, अब करंट डाटा इतना भी नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, 2016-17 का डाटा है, वो ये बताता है कि बिहार में वर्तमान में 56.55% पर बोई गई है। तो उस आधार पे भी आप देख लीजिएगा तो 60 के आसपास होगा। लेकिन आप एक एग्जैक्ट रखिए कि 56.55% भूमि पर आपको कृषि पर बोई गई है, फसल बोई गई है। 19, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? अनुमानित होता है और एक होता है एक्चुअल भंडार। चूँकि झारखंड कट गया तो यहाँ पे कोयला तो लगभग ख़त्म हो गया, फिर भी जो एक अनुमान बताता है वो ये बताता है कि 16 करोड़ टन, यानी कि आपको 60 मिलियन टन है। ये अनुमानित की बात की जा रही है, ठीक है ना। प्रमाणित भंडार शून्य है, लेकिन ये अनुमानित भंडार की बात की जा रही है। प्रमाणित शून्य, अनुमानित इतना की बात की जा रही है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए। और वन से लगभग प्रत्येक वर्ष एक सवाल पूछे ही जाते हैं, एक सवाल पूछे जाते हैं। वो इधर से घुमाकर उधर से घुमाकर के ऐसा देखा जाता है, और नहीं तो अल्टरनेट लेवल पे तो पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बिहार में कितने वन क्षेत्र हैं? ये 2015 का क्वेश्चन है। इत्मीनान से आप ऑप्शन साल देख लीजिए। 28-12 वर्ग किलोमीटर, 36-12 वर्ग किलोमीटर, 24-12 या 26-12 वर्ग किलोमीटर के वन हैं। तो
वर्तमान डाटा के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में डाटा क्या बोलता है कि आपको जो भारत वन रिपोर्ट 2019 है, 2-2 साल पर आता है, तो चूंकि आपको अगला रिपोर्ट 2021 में अभी तक नहीं आया है ये, तो हम लोग का अभी इसी डाटा से आगे काम करना होगा। तो क्या बता रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 क्या बता रहा है कि बिहार में जो वन क्षेत्र है वो 7.30% है। इसको ध्यान से देखिए, फिर इस पर क्वेश्चन भी आ गया आगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। और इसको एक वर्ग किलोमीटर में देखिएगा तो 68-77 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ये भारत वन रिपोर्ट 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और देख लीजिए 68-77 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर पर वन क्षेत्र फैला हुआ है और ये 7.30% हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून, उसके जो डाटा आते हैं उसका उपग्रहीय संरक्षण मतलब उपग्रहों से जो आंकड़ा इकट्ठा करता है वहाँ पे 7.66% वन क्षेत्र है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक 7.30 वन क्षेत्र है, ठीक है ना, लेकिन उपग्रहीय यानी कि जो सैटेलाइट से डाटा लिया जाता है उसमें 7.76% हो जाता है। और तब वहाँ पे कितना वर्ग किलोमीटर में वन का फैलाव हो जाता है, तब वहाँ पे आपका हो जाता है 7305.9 किलोमीटर स्क्वायर। और वैसे आपको 68-77 किलोमीटर स्क्वायर, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है, जैसे कि 66 में पूछा गया था 7.03% की बात की जा रही है नॉर्मली, और सीधे सर्वेक्षण की बात की 7.76%। तो और कितना क्षेत्र में फैलता है, तो 7.30 के आधार पर आपको 68.77 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 7.76% वाले जो मतलब कि सैटेलाइट सर्वेक्षण है उसका अनुसार 7305.99 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, इसको आप लिख लेंगे कहीं पर। 21, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27, 14.87, 3.21, 12.77, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये 66 में बीपीएससी सवाल पूछा गया, इसका आंसर जल्दी आप कीजिए। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया है कि ये जो आंसर होगा हो जाएगा 7.30, क्योंकि उसी के आसपास की बात की जा रही है। तो वो डाटा कहीं पर भी नहीं है। जब से ई वाला ऑप्शन आया है ना, उसमें हमको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर देना होता है। आप जब आर्थिक समीक्षा में पढ़िएगा तो वहाँ पर भी आपको टू द पॉइंट आंसर मतलब पॉइंट में भी आंसर देना पड़ता है ई वाले में, इसलिए इसको डाटा को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो 7.73 नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों ने ए मार्क लाया था, उनका गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 7.30 हो जाएगा। और वैसे यदि हवाई सर्वेक्षण की बात की जाएगी तो 7.76% हो जाएगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है? ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जो भारत वन रिपोर्ट 2019 है उसके अकॉर्डिंग बिहार में जो मतलब कि वन क्षेत्र है जिसमें कि घना वन क्षेत्र है वो करीब 333 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। उनमें से 280-86 जो है मैक्सिमम आपको पश्चिम चंपारण में ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे इसका जो है आंसर जो है करीब 249.19 अति सघन हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, अच्छा ये सवाल यहाँ पे कटा हुआ है, चलिए देखा जाएगा ये सवाल कौन सा है। यहाँ पे बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये डाटा आपको पुराना वाला डाटा है 170 वर्ग किलोमीटर, 172 किलोमीटर ये सब था। नया में आपको पता है ना कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है सर, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। 66 है सर, 166 या 63 इस तरह से है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नहीं 163 या 94,163, इस डाटा को भी आप एक्जैक्टली याद रखिएगा। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। नए डाटा को याद रखिएगा, पुराने डाटा से कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, मतलब सर्वोत्तम अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से। ये थोड़ा सा पुराना सवाल है, इतना सा आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल 2, हजारीबाग से, ठीक है ना। मतलब अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर पठार से उत्तरी भाग के कगार के समानांतर, उत्तर नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर या राजमहल पहाड़ी के पश्चिम के समानांतर। मैंने प्रथम प्रश्न में ही बताया, तीसरे प्रश्न में बताया था आपको कि बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें बताया गया तराई क्षेत्र का मिट्टी। तराई क्षेत्र में क्या होगा? जो नेपाल के सटे हुए जिले हैं। तो भारत में तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। और इसके जिले कौन कौन से आ जाएंगे? तो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब तराई प्रदेश वाली पट्टी के रूप में विस्तृत हैं। बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी के से पुरानी, राजमहल से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी या इन सब से नई। इतना से आप लोग देख लीजिए 27 का।
इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सबों से नहीं। खड़गपुर को तो मैंने बताया है कि धारवाड़ था तो वो पुराना हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजमहल जो हो जाएगा इन सब से नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल आप देख लीजिए, ये 97-98 में पूछा गया, तो इस तरह का सवाल आपको हो सकता है कि रिपीट कर दिया जाए अगले कोई भी एग्जामिनेशन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। मुंडा आपको पता है, बिरसा मुंडा। तो उसमें बिहार जब एक साथ था तो उस समय आपको क्या होता था, मतलब कि 92-93 की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली उस समय बिहार ही होता था। वर्तमान की बात कीजिएगा तो झारखंड में ये तीसरे नंबर की जनजाति हैं। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग 3, 8, 22 या 23। ये 1999 का सवाल है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग को नए डाटा से देखना है, तो 1999 के अनुसार ये 23 था। लेकिन वर्तमान के डाटा के अनुसार हम बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार से जाने वाली जो राजमार्ग की कुल संख्या है वो NH की संख्या 9 है। 9 गो NH निकलती है। और कितना NH जो है, ये भी कभी कभी सवाल पूछते हैं कितना NH पास करता है, तो लगभग 53-58 किलोमीटर की दूरी NH जो है बिहार से पास करती है। और सबसे बड़ा NH कौन जो होता है, 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला जो होता है वो आपको सबसे बड़ा NH है, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो गया, 487 किलोमीटर है। और कुल किलोमीटर है जो 53-58 किलोमीटर NH पास करता है। और ये डाटा जो है आपको मार्च 2019 का डाटा है, ठीक है। इससे आगे का डाटा आपको मिलेगा तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ये 2001-2 का डाटा है। तो चूंकि हमको नए डाटा से मिलान करना है, अभी हमने कहा है 2019 का डाटा बोलता है 53-58 किलोमीटर NH जो है बिहार से वर्तमान में गुजरती है। छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना या कांटेदार। छोटा नागपुर आपको पता है पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे पतझड़ तो पाए हुए जाएंगे, सवाना भी पाए जाएंगे। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 और 2। देख लीजिए 2 और 3 कहीं पर है, 2, 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ये 97-98 का सवाल है। जमशेदपुर, बोकारो, बैरोनी, रांची। रांची में आपको जो है एक मतलब कि भारी प्लांट स्थित है जिसको हम लोग हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ पर होती है? धनबाद की बात की जा रही है, यहाँ पे टाटानगर उसके जमशेदपुर के आसपास की बात की जा रही है। तो वहाँ पे कहाँ से मिलता है? बेलाडीला, क्योंगझोर, मयूरभंज या सिंहभूम? सिंहभूम जिले से मिलता है। लौह अयस्क बहुत ही फेमस है, मतलब कि झारखंड का ये एक जिला है लौह अयस्क के खनन के लिए। और इसी से आपको लौह अयस्क कहाँ पर पड़ता है? तो टाटा लौह इस्पात। 34 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? 2000 का सवाल है, 2020 में पूछा गया था। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, 66वीं BPSC में पूछा गया था ये सवाल, 2020 में पूछा गया था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपको पता है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में कौन सा है? तो आपको वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है। इसका आंसर C हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? वन जीव अभ्यारण्य होता है और एक मतलब कि राष्ट्रीय पार्क होता है। कोई कोई ये होता है कि दोनों मतलब कोई किसी पार्क को दोनों चीज़ का मान्यता प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया या जमशेदपुर? ये 2000 का सवाल है, 2000 का सवाल है, थोड़ा सा पुराना सवाल है, ठीक है ना। तो उस आधार पर जो इसका सही उत्तर बनता था वो बनता था आपका संयुक्त बिहार की बात की जा रही है तो हजारीबाग बनता था, ठीक है ना। और वर्तमान में हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? सिर्फ ये वन जीव अभ्यारण्य की बात की रही है, ऊपर में वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय मतलब कि उद्यान की दर्जा की बात की जा रही थी, इसलिए हजारीबाग गया था। लेकिन इन आंसर को आप लोग देख लीजिए तो भागलपुर, बोधगया, पटना और हजारीबाग। तो हजारीबाग तो चूंकि झारखंड में है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, सीधे पूछ रहा है यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है तो बोधगया में आपको पता है ना कि महात्मा बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य करके कुछ है इस तरह से। तो इसका सही उत्तर B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबांध, गौतम बुद्ध। इनमें से कोई नहीं। 1 से अधिक BPSC में सवाल पूछा गया था। भीमबांध वन अभ्यारण्य मुंगेर में। 38 कोयले के पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार से हैं। ये आपको 99 का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये संयुक्त बिहार की बात की जा रही थी, तो संयुक्त बिहार की बात हम लोग नहीं करेंगे। उस समय का उत्तर आपका D हो जाता है, बोकारो, चंद्रपुर और संताल D। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो हम लोग हो जाएगा बरौनी हो जाएगा, उसके बाद बाढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो भागलपुर का जो है आपको कहलगांव ये हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये आपका नया डाटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 बिहार में मेथेन उत्पादन करता है। ये भी संयुक्त बिहार की बात की जा रही है। झारखंड में मेथेन बांध, याद कीजिए कुछ, ताप शक्ति, जल शक्ति, अणुशक्ति या सौर शक्ति? तो ऑब्वियसली आपको जल शक्ति हो जाएगा। यहाँ पे जो है जल विद्युत परियोजना है। 40 पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था?
38.40, 45.85, 42.35 या 51.72। तो ऑब्वियसली 45.85 जो पुराना बिहार था वो उसका क्षेत्रफल जो था 1,73,887 किलोमीटर स्क्वायर था। अभी जैसे है ना मतलब कि बचा है, जो नया बचा हुआ है झारखंड बनने के बाद 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो पुराना ये था, अब उसमें से 48.85 क्षेत्रफल को हमने घटा दिया था, इतना % क्षेत्रफल को, तब हमारा इतना बचा था। और कितना यदि आप पूछेगा तो 79,714 इतना किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को लेकर निकल गया था झारखंड। 41 झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? 37, 65, 60 या 62? ये 2001-2 का सवाल है, तो उस आधार पर इसका आंसर तो 37 था, ठीक है ना। 55 जिले थे कुल मिलाकर, संयुक्त बिहार में 55 जिले थे, उसमें से 18 चले गए थे तो 37 जिले बने थे। लेकिन वर्तमान में कुल जिलों की संख्या बिहार में 38 होगी, क्योंकि आपको अगस्त 2001 में जो है जहानाबाद को विभाजित करके अरवल जिला बना के दिया गया था, 38वां जिला अरवल, ठीक है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ये भी 1995 का सवाल है, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको नए डेटा से अपडेट करने के लिए। तो बिहार में जो है अभी वर्तमान में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था उस समय, लेकिन वर्तमान में 2019-20 में जो है कुल जो है 80.47 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता है, और वही संभावित क्षमता जो है 117.57 लाख हेक्टेयर। अब दो बात है यहाँ पे, 19-20 का जो डाटा बता रहा है ये उस समय का था, ठीक है ना, जब मतलब कि ये सवाल पूछा गया था 1995, लेकिन वर्तमान में सिंचित जो है बिहार में वो 80.47 लाख हेक्टेयर है, और सिंचाई की संभावित वाला जो क्षेत्रफल है वो है 117.54 लाख हेक्टेयर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मूरी जाना जाता है, मूरी फेमस है, आपको पता है कहाँ पर है? झारखंड में है। बॉक्साइट खनन के लिए, एल्युमिनियम प्लांट के लिए, अल्कोहल प्लांट के लिए या फिर स्पंज प्लांट के लिए? ये 1970 मतलब 97-98 का सवाल है। तो मूरी की बात जहाँ तक की जाएगी तो मूरी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एल्युमिनियम प्लांट के लिए ही सर्वाधिक है। मूरी हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। 44 कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या फिर रसायन उद्योग? यदि आप बात कीजिएगा, ये सवाल था आपको 2001-2 का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो झारखंड की बात होती, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान की यदि बात कीजिएगा, यह मूरी अभी भी झारखंड में है, तो इसके आधार पर जो इसका जो हो जाएगा मैक्सिमम उत्पादन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ही हो जाएगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम ही हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम के लिए मूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 45 बोला कि पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही जो भारत मानक का समय है, भारतीय मानक समय से संबंध नहीं है। तो पटना का जो समय है ना वो भारतीय मानक समय से आगे है। क्यों? क्योंकि आपको जो भारत मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82 डिग्री है, प्रयागराज से गुजरती है। लेकिन जो पटना का यानी कि पटना का आ जाएगा तो पटना का समय करीब करीब 85 डिग्री और 13 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो इस आधार पे जो पूर्वी देशांतर में अवस्थित होने के कारण यहाँ पे लगभग 15 मिनट का फासला होता है, शायद आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन आगे है। कुल मिला के जो पटना का मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से भारत का जो इलाहाबाद से गुजरता है नैनी के पास से, उससे ज़्यादा है। 46 जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ये 2018-64 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। पटना जिला की बात की जा रही है, कितने जिलों से संबंध था? 7 से 8 से 9 से 10, इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो कुल उस समय तक ये 9 जिलों से संबंध था, ठीक है ना। कौन कौन थे? तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला, कुल 9 जिला से संबंधित था। वर्तमान में भी ये स्थिति यही ही है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ये उस समय का डाटा था, 1996 का डाटा था। अभी नवीन डाटा की हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जो है 2020-21 के अनुसार 74.06 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 51.67 जो है लाख हेक्टेयर है। तो कुल फसल योग भूमि जो हो जाएगा आप देख लीजिएगा, इसको आप परसेंटेज में निकालिएगा तो 80.47% सिंचित है, ठीक है ना। वहीं पे आप बताइएगा कि कितना लाख फसल मतलब कि कितने लाख हेक्टेयर में फसल योग भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो 74.06 लाख मतलब जो है फसल के लिए योग भूमि है, और अनुमान तो बता ही दिया गया था 1,17,000 के आसपास है, लेकिन इतना आपको होता है। और उसमें से बोया क्या कितना गया है? तो 51.06 लाख हेक्टेयर। अब इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो 80.47%, इस चीज़ को याद रखिएगा।
वर्तमान की डाटा 80.4% में बोया गया है। बोने योग कुल कितना मतलब क्षेत्र है, तो कृषि योग तो 74.06 लाख हेक्टेयर बोया गया है। 51.06 लाख हेक्टेयर में परसेंटेज हो जाएगा 80.64%। 48 पूर्व में बंगाल का दुख सौरभ बंगाल कहा जाने वाली जो है बिहार से उद्गम होने वाली नदी क्या है, उसमें झारखंड में था, तो ये हो जाएगा आपको दामोदर को मतलब जो है दामोदर नदी को जो है उस समय बंगाल का शोक कहा जाता था, और वो उस समय का जो झारखंड था, वर्तमान में झारखंड जो है लातेहार जिला से निकलता है दामोदर। ठीक है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक मात्रा में आपको चावल 59 आपको 52 हज़ार टन, उसके बाद आपका गेहूँ 55.79 हज़ार टन, उसके बाद आपको मक्का 34.95 हज़ार टन। तो इस आधार पे आपको पहला चावल, गेहूं, फिर मक्का का आता है। यहाँ पे पूछ रहा है चावल के बाद दूसरा फसल, तो आपका गेहूं हो जाएगा। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, इसमें तो ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं है, खाद्यान्न की बात की जा रही है ना, तो इसका तो ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी गन्ना, चाय, जौ, इसमें गन्ना आपको एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापारिक फसल हो जाएगा, मूंगफली ये तो दलहन वगैरह हो जाएगा, तो मुख्य जो फसल हो जाएगा यही हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यवसाय, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भरता। निर्यातोन्मुखी तो है ही नहीं, व्यावसायिक है ही नहीं, जीवनदायी तो है, लेकिन साथ साथ ये जो कृषि जो है ये एक तरह से आत्मनिर्भर है, तो ऑप्शन मतलब 4 आ रहा है, तो केवल 4 डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार में कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। बिहार के उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, ये तो गलत है, 1936 में किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका नहीं, 2 सदनीय है, तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। ये 2001-2 का सवाल है, तो इस आधार पर इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क या बॉक्साइट अयस्क में? इतना से आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लौह अयस्क में। ठीक है ना। इंडियन मिनरल बुक्स 2018 के अनुसार झारखंड के पलामू जिला में कुल जो है 10 तरह के होते थे। यदि उपयुक्त विकल्प की बात कीजिएगा तो ए और डी सब आ रहे हैं, मतलब कि आपको लौह अयस्क भी और बॉक्साइट भी आ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन उस समय का सवाल था, तो इसीलिए इसका लौह अयस्क पर काम चलेगा। ये तो नया डाटा है जो आपको बताएं। 10 देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना परसेंट बिहार में प्राप्त होता है? लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 54 का सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान की जो बात की जा रही है, भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 का डाटा बता रहा है कि देश में कुल खनिज उत्पादन, जिसमें कि परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ देना है, कुल उत्पादन में बिहार का हिस्सा मात्र 3% है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होता है। आपको अगर अभ्रक, माइका वो सब जो है मतलब कि स्टोन वगैरह होता है, तो मात्र 3% है। ठीक है ना। और वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जो ये डाटा 3% जो है 2019-20 की डाटा मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। कुल खनिज उत्पादन में, जिसमें कि परमाणु वाला और जो है ईंधन वाला को छोड़ के बाकी में आपको 3% का योगदान है बिहार का। देश में कच्चे तांबा के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला कच्चा तांबा? ये 1995 की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली पुराना डाटा होगा। तो उस समय के डाटा के अनुसार जो था ये था आपका मतलब कि दूसरा स्थान था। ठीक है ना। उस समय तांबा के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान था उस समय का, लेकिन तत्काल में यहाँ पे तांबा का उत्पादन बिहार में नहीं होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोलियम। ये 2000 में सवाल पूछा गया था, मतलब 2000 ईस्वी में 44 में पीएससी में पूछा गया था, तो उस समय के अनुसार कोयला, लोहा, मैग्नीज हो जाता, लेकिन पेट्रोलियम नहीं हो जाता। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता सी। ठीक है। और वर्तमान की बात कीजिएगा तो वर्तमान में उत्पादन होने वाले लाइम स्टोन, अभ्रक, पायराइट ये सब प्रमुख है। 57 खनिज और उसके जिलों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लाइम स्टोन कैमूर, ये 66 बीपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया था। माइका भागलपुर, क्वार्ट्ज मधुबनी, लेड जिंक गया। इतना से सोचिए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्ट्ज मधुबनी। अब देख लीजिए सब कुछ तो सही है, लेकिन क्वार्ट्ज जो मधुबनी है, यहाँ पे मधुबनी में पहाड़ वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे क्वार्ट्ज मिलना थोड़ा सा कम है। ठीक है ना। तो 57 का जो सही उत्तर ये बनता है आपका, नहीं ये तो गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है, हमको पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है ना। सही की बात की जा रही है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, लाइमस्टोन कैमूर में हो जाएगा। फगुआ में, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन मिलता है। माइका नवादा में मिलेगा, माइका नवादा में मिलेगा, नवादा में मिलेगा। ठीक है ना। और क्वार्ट्ज जो है आपको लखीसराय में मिलेगा, क्वार्ट्ज आपको लखीसराय में मिलेगा। ठीक है। वहाँ पर आपको खनन वगैरह होता है बालू का। और लेड जिंक, ये जो लेड जिंक वाला जो हो जाएगा वो बांका रोहतास में मिलेगा। तो इसके आधार पर लाइमस्टोन कैमूर ये आपका ऑप्शन सही है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग?
तो ऑब्वियसली ये तो पुराना डाटा है, इस पर हम लोग बात ही नहीं करें। अभी हमने कहा है कि 776% हो जाएगा, ठीक है ना। 58 का यही हो जाएगा, यही सैटेलाइट वाला जो डाटा है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 का। बिहार में लॉ एस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले से, दुमका से, धनबाद से, सिंहभूम से, तो ऑब्वियसली पुराना डाटा है तो सिंहभूम हो जाएगा झारखंड का। भारत बिहार अग्रणी उत्पादन है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का या चूना पत्थर का। पुराना डाटा है तो चूना पत्थर का। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट या ग्रेफाइट। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइराइट का, ठीक है। झारखंड पृथक हो जाने के बाद वर्तमान में बिहार में देश के कुल पाइराइट का लगभग 94%, सोचिए 94% पाइराइट बिहार में उत्पादन होता है। और संयुक्त बिहार झारखंड के साथ अभ्रक का संयुक्त उत्पादन होता था। वर्तमान में झारखंड अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। अब यदि अभ्रक की बात कीजिएगा तो अभ्रक में राजस्थान प्रथम है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश प्रथम है, माइका में आंध्र प्रदेश प्रथम है, उसके बाद राजस्थान और फिर झारखंड का तीसरा स्थान है। लेकिन पाइराइट बिहार में सर्वाधिक 94% के आसपास मिलते हैं। झारखंड का लॉ एस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम। तो ऑब्वियसली सिंहभूम का बार बार नाम आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये 66 बीपीएससी 2020 का सवाल है, बिल्कुल करंट सवाल है। आइए इसको मिलाते हैं, इसको चेक करते हैं कि कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं आ रहा है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही हो रहा है, सीमेंट बांजरी फर्टिलाइजर भोड़ा ये भी है, रेल डिब्बा और अभियंत्री नागपुर। देखिए ये गलती है, ये जो ऑप्शन है रेल डिब्बा आपको मोकामा हो जाएगा और अभियंत्री यानी कि इंजीनियरिंग आपको मुजफ्फरपुर वगैरह में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, बाकी आपको ऊपर के सारे सही हैं। 64 बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य में। चलिए अब इस सवाल को करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि बिहार का जो पूरा फैलाव है वो कैसे है। तो बिहार का जो पूर्वी देशांतर का फैलाव है 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका फैलाव है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसी के बीच में बिहार आ जाएगा। तो बिहार का जो लगभग आता है वर्तमान में वो आ जाएगा आपको 83 डिग्री 20 मिनट, 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर के आपको 88 डिग्री 12 मिनट के बीच में, ये आपको पूर्वी देशांतर के बीच में इसका फैलाव है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या हैं 4, 5, 7, 6। तो बिहार से जो मतलब कि लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 ही राज्य है वर्तमान की बात कीजिएगा तो एक झारखंड हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का जो सही उत्तर है इसमें तो इसको थोड़ा सा हम लोग को सुधार करना पड़ेगा। आपको यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 आप करिएगा, 3। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है एक क्रस्ट प्रदेश से, एक भ्रंश से, एक कछाड़ी से या इनमें से कोई एक से, भ्रंश प्रदेश से, ठीक है ना। दामोदर 67 निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। अब देखिए 40वीं बीपीएससी 1995 का सवाल है, लेकिन इस तरह का सवाल आपको मॉडिफाई करके हर बार पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि यदि आप बिहार का एक रफ नक्शा आप खींचिए, ड्रॉ कीजिए तो कुछ इस तरह से होएगा, कुछ इस तरह से होएगा, ठीक है ना। यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अब गंगा यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। तो गंडक तो इधर से आकर के आपको कहीं पर मिल जाएगी। फिर सोन आपको यहाँ से आकर के लगभग आपको दानापुर के आसपास मिलती है सोन, ठीक है ना। पीछे से आकर गंगा में मिल रही है। घाघरा भी आपको आकर गंगा में मिलेगी, इधर से कहीं पर आकर गंगा में मिलेगी। और पुनपुन भी आपको आकर इधर से मिलेगी। घाघरा ऊपर से मिलती है, नीचे से मिलती है, ये जरा थोड़ा 1 मिनट चेक कर लिया जाए। जो घाघरा आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको सरयू रेवी सारण के निकट मिलती है, ठीक है ना। तो हाँ ऊपर से ही आकर घाघरा मिलेगी, ठीक है ना। तो 2 नदी ऊपर से 2 नदी नीचे ऐसे आकर आपको मिलती है। मतलब कि ऊपर नीचे कहने का यहाँ के मतलब है कि उत्तर दक्षिण का, ठीक है ना। उत्तर ये नॉर्थ साउथ में, इसको आप लोग याद रखिएगा तो आसानी होगी कंसेप्ट पर। यदि आप डायग्राम पे पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है सबको समझना, ठीक है ना। तो इस आधार पे देखा जाए तो 67 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सब के सब हो जाएंगे। 67 का उत्तर सबका सब हो जाएगा। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिलेवेंट अब भी 1995 का सवाल। चलिए ये सवाल तो अभी हमने बना ही लिया है। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर की अर्थव्यवस्था थी कृषि आधारित, वनों पर आधारित, खानों पर या उद्योगों पर। छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है उसमें जो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था थी वो वनों पर आधारित थी, उसमें उतना विकास नहीं हुआ था। फिर बाद में जाकर धीरे धीरे वहाँ पर उद्योग वगैरह हुआ, खनन वगैरह हुआ।
17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण, पटना, सासाराम या झारखंड? 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 ईस्वी के आसपास। तो जो रॉल्फ फिल्च था उन्होंने कहा था कि भाई पटना के लोग खनन करते हैं मिट्टी का और वहाँ से सोना की प्राप्ति के लिए मिट्टी का खनन करते हैं, तो उस आधार पर इसका आंसर बी बन रहा है, पटना बन रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिलों में से कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया, मानभूम, राजकोट। तो पूर्णिया और मानभूम के कुछ जिलों को जो है 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके आधार पर दे दिया गया था पश्चिम बंगाल को, और उस समय मानभूम तो बिहार का हिस्सा था। 71 बिहार में जंगल फैले हुए हैं 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र या 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। ये 1994 का सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, तो उस आधार पर तो हमारा बी था उस समय का तो खैर, लेकिन वर्तमान का डाटा जो है वो है आपको 7.76 वाला डाटा भी ने बताया था हमने कि जो भारत वन रिपोर्ट बता रहा है कि 7.76 डाटा पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। और यदि आप इसको वर्ग हेक्टेयर में बात कीजिएगा तो 73 अभी तो चूँकि बहुत कम गया है ना, तो इसको आप लोग कीजिएगा तो हो जाएगा 7305.99 किलोमीटर स्क्वायर पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, 7305 या 7306 आप याद रखिएगा मोटे तौर पर, तो आप बना लीजिएगा वहाँ पर 7306 वर्ग किलोमीटर आप मान के चलिए, इतने स्क्वायर पर आपका जो बिहार में जंगल फैले हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 72 बोला कि बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं, तो ऑब्वियसली ये डाटा भी पुराना है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 74.0 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, एक मिनट, 72 का डाटा है ना, तो 72 का डाटा तो अभी मैंने आपको बताया ही था 7.76 वाला। ठीक है, और ऊपर का है जो आपका आंसर है मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का अनुसार 2019 के अंदर 7.76, और हमने बताया था कि 7200 आप 7305 यानी 7306 आप मान के चलते हैं वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू जगह के पास है, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोध होगा, तो रांची में ये है आपको हुंडू जलप्रपात जो है रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, 64वीं पीएससी सवाल में पूछा गया था, पहाड़ी क्षेत्र से, कच्छाड़ी क्षेत्र से, रेगूर क्षेत्र या तराई क्षेत्र से। तो कच्छाड़ी मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कच्छाड़ी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का शस्य गहनता कितना है? अब शस्य गहनता ये समझ लीजिए, ये कृषि के क्षेत्र का एक टर्म है, मतलब होता है कि आपके किसी भूमि पर वर्ष भर में यदि एक फसल रोपाया जाए तो 100% शस्य गहनता किया जाता है, यदि 2, 3, 4 फसल को गहनता के साथ रोपाया जाए तो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ये पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग तो 128 था 1995 का, लेकिन वर्तमान का जो डाटा है शस्य गहनता की बात की जा रही है, तो वर्तमान का डाटा जो बिहार में है वो शस्य गहनता का 144% है, ठीक है ना, 144% है। वहीं पर वर्तमान में पूरे ऑल ओवर भारत की बात कीजिएगा, ये तो बिहार का है, शस्य गहनता बिहार का 144% है, मतलब इतना आपको फसल यहाँ पे बोया जा रहा है, और यहाँ भारत की बात की जाएगी तो 136% हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, 2 गुना, 10 गुना, 4 गुना, कितना, तो 10 गुना बढ़ गया। देखिए आज़ादी के समय जो सिंचित क्षेत्र था वो और वर्तमान में जो सिंचित क्षेत्र है वो आपको देखिए, आज़ादी के समय करीब 4 लाख हेक्टेयर था और वर्तमान में आपको 80, अभी ने मैंने गुना भाग करके बताया था कि यदि मतलब कि जितना है उसमें आपको जितना 51.7 लाख हेक्टेयर में बोया गया था, 74 समथिंग लाख हेक्टेयर था, तो उसको आप मिला दीजिएगा तो 80.47% इतना में बोया गया है। तो ये 4 लाख था कहीं पर हेक्टेयर, अब यहाँ भर के 10 लाख हेक्टेयर हो गया, लगभग 10 गुना बढ़ गया है। बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है कितने लाख हेक्टेयर, ये पुराना डाटा है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। नया डाटा क्या बताया है, 74.0 लाख हेक्टेयर, ये कृषि योग्य भूमि है, ठीक है ना, लेकिन 80.47% पर आपको बोया गया है वर्तमान की बात की जाएगा। तो बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं ज़्यादा है, 64वीं बीपीएससी 2018 का सवाल है। तो ऑब्वियसली तेल शोधन वन आधारित, बालू आधारित या कृषि आधारित, तो कृषि आधारित की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की संभावना ज़्यादा बनती है, जैसे कि आपको मतलब कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस तरह की चीज़ें होती है। तो इस आधार पे आज आपने कुल 78 क्वेश्चंस देखें जो बिहार से बेस्ट थे, हूबहू क्वेश्चंस थे, इसको नए डाटा के साथ परिमार्जित करके आपके सामने पेश किया गया था। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखें, इससे आधारित प्रश्न को डिस्क्रिप्टिव आप चाहें तो कहीं पढ़ सकते हैं। दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे साथ बने रहें इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए।